हेलो। आज हम लोग समझेंगे आर्टिकल 14 जो कि है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 को समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि राइट्स का मतलब क्या होता है। राइट्स मतलब ऐसी चीज़ें जो अगर आपके पास नहीं होंगी तो एज अ ह्यूमन बीइंग आपको ये लगेगा कि लाइफ बहुत ही फ्यूटाइल सा है। जैसे हमारे पास राइट टू पीसफुल स्लीप है, अगर हमारे पास ये राइट ना हो तो क्या हमारी लाइफ अच्छी होगी? नहीं ना। तो ऐसी ही नीड्स, फ्रीडम्स जो कि बहुत नेसेसरी हैं, वाइटल हैं डिसेंट सर्वाइवल के लिए, उन नीड्स या फ्रीडम को स्टेट प्रोटेक्ट करता। हम ऐसी राइट्स को इनिशियली जब सोसाइटी बहुत ही प्रिमिटिव स्टेजेस में थी उस टाइम पे लोग बहुत फ्री रहते होंगे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनानी शुरू की होंगी। एंड जब प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो उसके साथ एक इनहेरेंट फियर होता है कि ये प्रॉपर्टी या ये जो चीज़ मेरे पास है ये कोई मुझसे ले ना ले। ये डर, ये फियर जो होता है, इसको ओवरकम करने के लिए लोगों ने क्या डिसाइड किया कि वो एक ऐसी अथॉरिटी बनाते हैं जिसको वो ओबे करेंगे, जिसकी वो बात सारी मानेंगे। ठीक है, तो इसके चलते वो लोग दो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हुए, मतलब पूरी सोसाइटी और स्टेट उस टाइम पे हम उसको स्टेट नहीं कह सकते, अथॉरिटी कहेंगे। तो वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए। पहला कॉन्ट्रैक्ट ये था कि लोगों ने कहा कि हम अपना कुछ फ्रीडम्स जो है, कुछ लिबर्टीज़ जो हैं वो आपको दे देते हैं। एंड गवर्नमेंट ने या मतलब स्टेट ने इन रिटर्न ये कहा कि ठीक है, आप हमें अपनी लिबर्टीज़ दे रहे हो, फ्रीडम्स दे रहे हो, हम आपको इन रिटर्न कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक स्टेट का कॉन्सेप्ट आया जो कि इस रीज़न से आया कि लोग जो हैं वो सेफ़ फील कर सकें एक सोसाइटी में, उनके लिबर्टीज़, उनकी फ्रीडम्स, उनकी प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड रहे। राइट, इसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी कहते हैं। तो अब हम आज के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे कि स्टेट होता क्या है। एंड अभी स्टेट के पास पावर है कि वो लॉज बनाए, राइट्स इंश्योर करे, एंड उसके ऊपर इंडिया में स्टेट के ऊपर लीगल ड्यूटीज़ इम्पोज की गई हैं फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म। आपने ये सुना होगा काफ़ी बार कि केस होते हैं, उसमें हम कहते हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट। राइट, तो ये यही सिंबलाइज करता है कि जब भी किसी का भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होगा तो वो एक एक्शन ले सकता है, कोर्ट में जा सकता है रेमेडी सीख करने के लिए। अब हम थोड़े से और एग्जाम्पल समझेंगे जिनके थ्रू हमें एक्चुअल में समझ आ जाएगा कि नीड क्या है इक्वालिटी का। राइट, तो एक बहुत ही सिंपल सा स्टोरी है। उसमें क्या होता है कि एक फ्रांस में क्वीन होती है, उनके पास कुछ लोग जाते हैं एंड वो कहते हैं कि क्वीन हमारे पास खाने के लिए ब्रेड तक नहीं है। तो क्वीन ये कहती है कि अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप केक खा लो। इसमें ये सिनेरियो से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि ये पोर्ट्रे करता है कि कैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, कितनी इग्नोरेंस है, कितना बायस है कि जस्ट बिकॉज आपके पास सारी सहूलियत, सारी चीज़ें हैं लाइफ में, लग्जरीज़ हैं, आप ही एज्यूम कर रहे हो कि बाकी लोगों के पास भी सेम लग्जरीज़, सेम एमिनिटीज़ होंगी भी। एक तरीके से ये पोर्ट्रे करता है। ठीक है, सेकेंडली आप लोग जानते होंगे कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है कैटेगोरिकल थिंकिंग। तो हम जो ह्यूमंस होते हैं, हमारी आदत है चीज़ों को कैटेगरीज में डिवाइड करने की। राइट, जैसे शेप्स हैं, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, क्यूबॉइड है, ये सारी काफ़ी सारी शेप्स हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने अमीबा देखा है? क्या आप लोग अमीबा को डिफ़ाइन कर सकते हैं उसकी क्या पर्टिकुलर शेप है? नहीं ना। तो इसी तरीके से ह्यूमंस जो होते हैं उनको कैटेगरीज़ में सोचने की आदत होती है, बट नेचर में ऐसे कोई वेल डिफाइंड कैटेगरीज़ है नहीं, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है नेचर में। तो ये सोशल कैटेगराइजेशन जो की है ये बहुत
नेसेसरी है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत सारे बायसेस भी क्रिएट करती है। मैं यहाँ पे एक थर्ड सिनेरियो रेस करना चाहूँगी, वो ये है कि एक थ्योरी है जॉन रॉल्स की, थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो उस थ्योरी में जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि इमेजिन कीजिए कि आप अर्थ पे आने वाले स्पिरिट हैं, आप एक सोल हैं, राइट। एंड आपको पता नहीं है आप किस घर में जाएंगे, कौन आपके नेबर होंगे, कौन आपके फ्रेंड्स होंगे, कौन कैसा आपका स्कूल होगा, आपकी सराउंडिंग्स कैसे होंगे, आपको कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। एक वेल ऑफ इग्नोरेंस टाइप का है, राइट। आपको मतलब कुछ नहीं पता कि क्या होगा। अब ऐसे केस में अगर आप ऊपर हैं, मतलब अगर आप सपोज़ कीजिए आप स्पेस में हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या सोचेंगे, आपको कैसा सिनेरियो चाहिए होगा? ऐसा चाहिए होगा ना जिसमें फेयर सोसाइटी हो, सब लोग अच्छे हों आपके सराउंडिंग में। मतलब इनको आपको फोकस करना पड़ेगा एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करने के लिए जहाँ पे इक्वालिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, राइट। तो आर्टिकल 14 जो है वो नेचुरल एक्सटेंशन है इन सारे प्रिंसिपल्स का जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, जिनकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि बायसेस लिमिट हो सके, ठीक है, एंड एक फेयर सोसाइटी क्रिएट हो सके। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ को समझने से पहले हम ब्रीफली ये समझ लेते हैं कि इक्विटी और इक्वालिटी में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ की बात की गई है। तो इक्वालिटी का मतलब होता है कि आप इमेजिन कीजिए एक क्लासरूम है, उसमें कुछ बच्चे हैं, ठीक है, और उनको हम कह रहे हैं कि वो पेंट करें। एंड जब वो पेंट करते हैं तो हम उनको स्टूल प्रोवाइड करवा, एंड वो जो स्टूल्स जो हैं वो सेम साइज़ के हम सारे बच्चों को दे देते हैं। तो क्या वो कन्वीनियंट होगा? नहीं ना। इसी रीज़न के लिए हम इक्विटी को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम सारे बच्चों को उनकी हाइट के हिसाब से स्टूल प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको पेंट करने में आसानी हो। तो इसका कंक्लूजन ये है कि जहाँ पे इक्वालिटी सबको सेम रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, वहीं बड़ी इक्विटी लोगों को उनकी नीड्स के हिसाब से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी जो है वो अपना एसेंस जो है वो इक्विटी से ही ड्राइव करता है। मतलब आपने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस देखे होंगे जहाँ पे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड की गई हैं वुमेन को, चिल्ड्रन को, SC ST को, OBC को। तो अब हम समझते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ को। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि हमने बोरो किया है इंग्लिश कॉमन लॉ से। ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अनइक्वल ट्रीटमेंट, एंड बेसिकली इसमें यही कहा जा रहा है कि हम किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, बट हम उन लोगों को स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड करेंगे जिनकी नीड है। आप इमेजिन कीजिए जिन लोगों को नीड है और अगर हम उनको भी प्रिविलेजेस नहीं देंगे तो वो एक सोसाइटी में एक सेम लेवल पे कैसे आ पाएंगे। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ऑल पर्सन सिमिलरली सर्कमस्टांस शुड बी ट्रीटेड अलाइक इन लायबिलिटी एंड प्रिविलेज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है एंड ये हमने बोरो किया है अमेरिका से, ठीक है। ये डिमांड करता है कि इक्वल प्रोटेक्शन हो, एंड ये जो ऑब्लिगेशन है इक्वल प्रोटेक्शन का ये स्टेट के ऊपर है, ठीक है, कि उनको अपने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली प्रोटेक्ट करना है। ये एक्सप्रेशन एक कॉन्सिक्वेंस है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, राइट। एंड ये इंश्योर करता है कि सारे लोग जो हैं उनको हम बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना फेवरेटिज्म के ट्रीट कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इसी रीज़न से है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्शन डिमांड करवा रहा है स्टेट से। एंड यहाँ पे हमारा बेसिकली ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इक्वालिटी जो है, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, ये बेसिक फीचर का पार्ट है एंड अगेन इसको हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी ये एक ट्रिनिटी, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी फॉर्मुलेट करते हैं। इक्वालिटी जो है वो हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है एंड प्रियम्बल हमारा इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात केशवानंदा भारती केस में भी कहा गया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो आर्टिकल है ये सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों पे अप्लाई करता है। अब जो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे वो है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि स्टेट जो, मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट तो है पर जो गवर्नमेंट है उसको एक बाउंड्री के अंदर रहना है,
एंड वो बाउंड्री किसकी है? लॉ की है, राइट। अब जो रूल ऑफ लॉ है ये बेसिक फीचर का पार्ट भी है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि हम इसको अमेंड करके हटा नहीं सकते हैं। मतलब कोई भी सिनेरियो हो, कुछ भी सिचुएशन हो, हम रूल ऑफ लॉ को इमर्ज नहीं, जो लेजिस्लेटर्स हैं वो इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ है वो ये रिक्वायर करता है कि जो गवर्नर्स जो है, राइट, जो गवर्नमेंट जो है वो आर्बिट्रेरी पावर एक्सरसाइज ना। एंड ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। आपने इसको महाभारत, रामायण, मैग्ना कार्टा इनके थ्रू भी नोटिस किया होगा, जिसमें बेसिकली यही कहा जाता है कि द गवर्नमेंट दे नीड टू बी बाउंड बाय द लॉ। आज के टाइम में रूल ऑफ लॉ एक फाउंडेशन है गुड गवर्नेंस के लिए, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली यही कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है और जो जिनको गवर्न किया जा रहा है, मतलब लोग जो हैं वो इक्वल रहें लॉ के सामने, राइट, एंड आर्बिट्रेरी पावर का एक्सरसाइज ना हो। एंड हम ये रिकॉग्नाइज़ करें कि कुछ ऐसी राइट्स हैं जो कि सेपरेट हम नहीं कर सकते इंडिविजुअल से। कॉन्सेप्ट के ओरिजिनेटर जो थे वो थे सर एडवर्ड कोक, एंड इसको आगे डेवलप किया प्रोफेसर A.V. डाइसी ने। उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स बनाए और ये इन्होंने अपनी बुक में लिखे थे, जिस बुक का नाम था लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो 3 पोस्टुलेट्स ये थे कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट होना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ तो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट का मतलब ये होता है कि सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेड गारंटी टाइप का आप एक बना चाहिए कि उन राइट्स को आप इन्फोर्स भी करवा सकें कोर्ट में। अब इस आर्टिकल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि आर्टिकल 105 एंड 194, ठीक है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एंड द स्टेट लेजिस्लेटर, इनको कुछ इम्यूनिटीज़ दी गई हैं, जिसके थ्रू कि अगर वो कुछ कहते हैं पार्लियामेंट में तो उनका कहना वो बेसिकली प्रोटेक्टेड रहता है। 359 में, आर्टिकल 359 में जब इमरजेंसी होता है उस टाइम पे कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं। एंड जो थर्ड पॉइंट है उसमें प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो होते हैं वो जो एक्शन अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में रहते हैं वो इम्यून रहते हैं। एंड लास्ट जो होता है वो है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, राइट। तो जो फॉरेनर्स, जो यहाँ पे फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं जो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, ठीक है, वो सेव्ड होते हैं फ्रॉम द इंडियन कोर्ट जुरिसडिक्शन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन को एंड क्लास लेजिस्लेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए कि आप एक स्कूल में हैं, ठीक है, वहाँ पे क्लास में 30 बच्चे हैं, राइट, एंड वहाँ पे टीचर ने ये कहा कि सिंगिंग कंपटीशन है एंड हम क्लास में ऐसे ही एक ट्रायल टाइप का करेंगे, ठीक है। उसमें जिन जिन बच्चों का स्कोर जो है वो 7 से ऊपर जाएगा, हम उन सारे बच्चों को आगे इंटर स्कूल कंपटीशन में लेके जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या डिफाइनिंग पैरामीटर है कि जिन जिन बच्चों के 7 से ऊपर नंबर आएगा हम उनको कंपटीशन के लिए लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो टीचर ने ऐसा डिस्टिंक्शन किया, क्या ये ठीक था? ठीक था, क्योंकि 7 जो है वो एक पैरामीटर है जो उनको लगा कि हाँ ये इससे जो बच्चे ऊपर स्कोर कर रहे हैं वो कंपटीशन में जा सकते हैं। इसके पीछे कोई रैशनैलिटी थी, कुछ फेयरनेस था, डेफिनेटली था। अब आप एक और एग्ज़ाम्पल लीजिए, ठीक है, वहाँ पे टीचर ये कहती है कि जो बच्चा से रैंडमली टीचर को पसंद आ गया, उन्होंने उस बच्चे को कहा कि हाँ आपको हम भेजेंगे सिंगिंग कंपटीशन में, राइट। तो आपको इन दोनों सिनेरियो में फ़र्क समझ आ रहा है। एक जगह हमने क्लियर कट पैरामीटर सेट किया है कि जिस बच्चे के 7 से ऊपर आएंगे, राइट, जो भी कंपटीशन होता है मतलब विद इन क्लास उसमें नंबर देते हैं बच्चों को, राइट, एंड जो भी यहाँ पे क्यूमुलेटिव आता है वो 7 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, उस कंटेस्टेंट का, उस बच्चे का।
तो उस बच्चे को हम भेज रहे हैं कंपटीशन के लिए। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम रैंडमली ऐसे ही भेज देंगे, जो मेरे को पसंद आएगा एज अ टीचर मैं उसको भेज दूँगी, राइट। तो ये ठीक नहीं है, कोई रैशनैलिटी नहीं है यहाँ पे, कुछ कनेक्शन नहीं है। जो मेरा सिंगिंग के लिए बच्चों को भेजने का ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए मेरा क्या है, मतलब कुछ रैशनल सेंस बैठ रहा है सेकंड सिनेरियो में? नहीं ना। तो यही होता है। जो फर्स्ट सिनेरियो हमने लिया वो था रीजनेबल क्लासिफिकेशन का, जिसमें कुछ भी आर्बिटरी नहीं है, राइट, एंड वो बेस्ड है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के ऊपर, राइट। वहाँ पे रियल एंड सब्सटैंशियल डिस्टिंक्शन हो रहा है, राइट, एंड कनेक्शन है, नेक्सस है। मतलब हमारा ये है यहाँ पे सीन कि हमें सिंगिंग के लिए भेजना है, राइट, एंड 7 इज़ अ गुड स्कोर, ठीक है। तो जो हम कर रहे हैं उनके बीच में, जो हम ऑब्जेक्टिव सीख करना चाह रहे हैं और जो हमारा एक्शन है, उनके बीच में कोई कनेक्शन है इस केस में। सेकंड केस में जो क्लास लेजिस्लेशन है, राइट, उसमें कोई नेक्सस ही नहीं फॉर्मुलेट हो रहा है, क्योंकि आर्बिटरी पावर है बिल्कुल टीचर के पास कि वो किसी को भी रैंडमली सिलेक्ट कर सकती है, राइट। इसी वजह से क्लास लेजिस्लेशन जो है वो अलाउड नहीं है, एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है, वो अलाउड है। बस 2 टेस्ट जो है उनको फॉलो करने चाहिए। एक तो जैसे मैंने कहा कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया होना चाहिए, एंड दूसरा एक रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड विद द स्टैट्यूट इन द क्वेश्चन, राइट। ये थोड़ा क्लैरिटी हमें और आएगा जब हम आगे केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए इसकी। DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू कर देती है, जिसके थ्रू क्या होता है कि पेंशन स्कीम जो होती है उसमें कुछ चेंजेस लाए जाते हैं। उस चेंजेस को इफ़ेक्ट में लाने के लिए वो मतलब एक डेट डिसाइड करते हैं कि हाँ, इस दिन से ये चेंजेस अप्लाई किए जाएंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आपने ये जो कट ऑफ डेट सेट कर दिया है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, एंड दिस इज़ वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। क्योंकि अगर 2 दिन का भी फ़र्क होगा किसी के मतलब कट ऑफ डेट में, जैसे इसमें 31 मार्च 1979 डेट रख दिया गया था, तो कहते हैं कि 2 दिन का भी अगर किसी का फ़र्क होगा तो उस पर तो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक इफ़ेक्ट आ जाएगा, ठीक। तो इसी रीज़न से इसका कोई बेसिस नहीं है, कोई रैशनल नेक्सस नहीं है विद ऑब्जेक्ट ये जो अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए, एंड ये आर्बिट्री इन नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट केस जो है वो हम कवर करेंगे मधुर लिमाए वर्सेस सुपरिटेंडेंट तिहाड़ जेल दिल्ली। इस केस में क्या होता है कि इंडियन प्रिजनर्स होते हैं एंड यूरोपियन प्रिजनर्स होते हैं, पर जो यूरोपियन प्रिजनर्स होते हैं उनकी डाइट काफ़ी उनको अच्छी दी जा रही होती। तो आर्टिकल 14 का तो एज मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि दिस इज़ वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड द प्रिजनर्स दे मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। हम केस समझेंगे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। केस में क्या होता है कि बंगाल गवर्नमेंट जो होती है वो एक लॉ पास कर देती है, जिसके तहत ये होता है कि वो स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश करते हैं, और उसमें स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस होते हैं जो वो खुद डिटरमाइन करते हैं कि हम इन ऑफेंसेस को इंक्लूड करेंगे एंड इनको एक्सक्लूड करेंगे। एंड जो भी प्रोसेस वहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है उन स्पेशल कोर्ट्स में, वो डिसएडवांटेजेस होता है, राइट, इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रिंसिपल ले डाउन नहीं किए गए कि किस बेसिस पे आप किसी इंसान को ऑर्डिनरी कोर्ट में भेजोगे या स्पेशल कोर्ट में भेजोगे, हाँ, ठीक है। तो कोर्ट ने भी यही हेल्ड किया कि ये बहुत आर्बिट्रेरी है, आपने वाइड डिस्क्रिशन प्रोवाइड किया हुआ है, एंड ये आर्टिकल 14 के वॉयलेटिव है जा सकता है। बट ये जो डिस्क्रिशन है जॉब एक्सटेंड करने का, ये मैनेजिंग डायरेक्टर के पास है। तो यही हेल्ड किया जाता है कि कोई गाइडलाइन, कोई प्रिंसिपल, कोई नॉर्म सेटअप नहीं किया गया जिसके थ्रू ये मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों रिजेक्ट कर रहा है, क्यों अलाउ कर रहा है, इसके लिए कुछ तो नॉर्म उनको सेटअप करने चाहिए थे ना। तो बिल्कुल ही आर्बिट्रेरी, बिल्कुल ही मतलब अनसिविलाइज्ड काइंड ऑफ नॉर्म प्रिंसिपल उन्होंने रख दिया। ये उन्होंने कहा कि ये भी आर्बिट्रेरी इन नेचर है, दिस इज़ वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, ठीक है। कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए एयर होस्टेस को इस सिचुएशन में। नेक्स्ट केस है जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इस केस में क्या होता है कि पंचायत के इलेक्शंस के लिए
कैंडिडेट्स को ये कहा जाता है कि अगर जिनके 2 ही बच्चे हैं वो ही इस इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, उसके अलावा और लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये ठीक है, क्योंकि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने नॉर्म सेटअप किया हुआ है एंड दिस इज़ नॉट वॉयलेटिव आर्टिकल 14। लास्ट केस है चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में एक सेंट्रल एक्ट होता है, ठीक है, उस सेंट्रल एक्ट का नाम होता है शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग को एमरजेंसी प्रोविजन एक्ट 1950। ये एक्ट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो कंपनी होता है, ठीक है, उस कंपनी का नाम होता है शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग को लिमिटेड। ये कंपनी का मैनेजमेंट जो होता है वो काफ़ी बुरे तरीके से चल रहा होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, इस एक्ट के थ्रू इस कंपनी को टेकअप कर लेता है। एंड इस केस में कंटेंशन ये होता है कि क्या एक सिंगल कंपनी एक क्लास फॉर्मुलेट कर सकती है। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि डेफिनेटली अगर स्पेशल सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करते हैं तो एक सिंगल कंपनी, एक सिंगल इंस्टीट्यूशन एक क्लास फॉर्मुलेट कर सकता है। मैं कंक्लूड करते हुए यही कहना चाहूँगी, आई थिंक फ्रेमर्स को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि हमारी सोसाइटी में गिवन जो हमारा हिस्ट्री रहा है प्लस जो ह्यूमन टेंडेंसीज़ हैं कि बायसेस हो, ठीक है, उन सब को इंक्लूड करते हुए, उन सब को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया है कि कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग हो उनमें एटलीस्ट वो बायसेस दोबारा सामने ना हमें फेस करने पड़े, एक इक्वल प्लेटफॉर्म क्रिएट हो सके। तो थैंक यू वंस अगेन, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।